जो आज हम प्रैक्टिस पेपर देखेंगे 10th क्लास का सब्जेक्ट साइंस और आपका कोड है 086। आपको पता है कि आपका जो थ्योरी का पेपर होना है वो 80 मार्क्स का है, 20 इंटरनल है। कल हमने क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देखा था कि कितने सेक्शंस हैं। अब हमें स्मार्टली कैसे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, और ये क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे, जो सैम्पल पेपर है मेरे पास, ये आपको हेल्प करेगा कि प्री बोर्ड में इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फाइनल पेपर जब होंगे 15 मई को जो आपका साइंस का पेपर है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो इसमें 4 एक तरह से सेक्शंस हैं। 4 सेक्शंस में से जो फर्स्ट सेक्शन है उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं ताकि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आंसर भी वहीं छुपे हुए होते हैं, हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत है। तो उनको स्मार्टली हमें कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर 21 से 26 स्मॉल क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2-2 नंबर के हैं, और उनको 30 या 50 शब्दों में आपको उसका आंसर करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, वो करेंगे। सेक्शन सी के अंदर भी 3 नंबर के क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन होंगे। इनमें भी इंटरनल चॉइस होगी जो मैं कल बताया था आपको, और 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 2 इंटरनल चॉइस होंगी। मतलब 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो 2 में इंटरनल चॉइस होगी, तो आपको बेनिफिट होगा स्कोर करने के लिए। तो आइए कैसे करना है आपको क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी है। यहाँ पे अथवा शब्द है। अथवा का मतलब है या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, जो भी आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, इस क्रिया का एक परीक्षण लिखिए। परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि उसमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो एक परीक्षण है, तो एक परीक्षण में 1 अंक आपके आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड, इसी के अंदर अथवा करके कि एक शंकवारा फ्लास्क है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के टुकड़ों पर डाला जाता है, तो फ्लास्क के छूने पर क्या आपको तापमान में परिवर्तन होगा। जब भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। या तो गैस निकलती है, उसकी स्टेट चेंज होती है, जो प्रोडक्ट है अभिकारक हैं, या जो उत्पाद बनते हैं उनका रंग में परिवर्तन आ जाता है, तापमान में। इन्होंने इस क्वेश्चन में आपको लिंग हिंट दे दिया कि तापमान में कोई बदलाव महसूस होगा, तो यस होगा, क्योंकि जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसमें ऊष्मा जरूर निकलेगी और उसके जो बीकर है या फ्लास्क है वो आपको गर्म महसूस हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप स्मार्टली अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर पूछा 2 चीज़ें पूछी हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाफ नंबर का ही आपका रासायनिक नाम बताना है, हाफ नंबर में आपको रासायनिक सूत्र बताना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो होते हैं, कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनता है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होता है, तो आपका सी वाला सेक्शन करेक्ट होगा। तो पूरा एक करेक्ट है तो 1 नंबर है, रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स अटेम्प्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखना इसको। कांच के प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे तेज और कौन सा रंग सबसे धीमी गति से चलता है। धीमी गति और तेज़ गति में जो वेवलेंथ होती है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी सबसे तेज़ गति होगी उसकी, और अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी गति कम होगी। वेव मतलब तरंग दैर्घ्य है, या हम इसको अपवर्तनांक से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक होता है n = c/v, c/v। स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा है। ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं हम इसको, अपवर्तनांक जैसे स्पीड से हम रिलेट करेंगे तो जो लाल रंग होता है वो स्पीड ज़्यादा होती है, और नीले रंग की स्पीड क्या होती है, कम होती है, नीला रंग। तो इसमें ये लाल लिखोगे तो आधा नंबर आएगा, नीला लिखोगे तो आधा। तो ये ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है कि ताकि वो फुल स्कोर है वो ले स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो मोटर कार की हेडलाइट है किस प्रकार का दर्पण यूज़ होता है। ये अवतल दर्पण यूज़ होता है, और क्यों होता है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स के 2 आंसर आपको देने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो झुकती क्यों है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि माध्यम डिपेंड करता है। अगर वो विरल से सघन की तरफ आती है, विरल से सघन यानी कि एयर है, जैसे हवा है, एयर और पानी के अंदर ये एंटर करती है, तो पानी सघन होता है, ये विरल होती है। ये हम लम्ब डाल देते हैं,
ये रे आई और ये जैसे विरल से सघन की तरफ आती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वापस अगर ये हवा में जाती है पानी में से निकल के और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इट्स बेंड्स अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक सिंपली लिखोगे तो 1 मार्क आ जाएगा। उसके बाद देखो स्मार्टली इसमें नेक्स्ट में कि अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए उसे किस बीच रखा जाना चाहिए कि प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और आकार में बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अवतल दर्पण, अ से अवतल होता है, अ से अंदर, मतलब अंदर वाला पृष्ठ, अगर वो ये बाहर पॉलिश कर देते हैं अवतल में, अंदर वाला पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। और आपने इसमें जो डायग्राम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि सी से लेके सी तक सेम साइज ऑब्जेक्ट का होता है। तो इसने कहा कि वास्तु आकार में बड़ा, जितना आप पास आते जाओगे, दूर से पास आओगे, वस्तु का साइज है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब सी और एफ के बीच में होगा ये, कि उसका आकार बड़ा होगा। और एफ और पी के बीच में अगर हो जाता है तो आवर्धक तो होगा, बड़ा तो होगा, लेकिन वो वास्तविक और उल्टा नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है, और अगर आभासी है तो उसके साथ सीधा आएगा। हमेशा अवतल दर्पण में उल्टा इमेज बनता है। एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे सीधा बनता है, जो एफ और पी के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसी क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम में अंगूठा और तर्जनी। तर्जनी क्या होती है? जो एक मिडल फिंगर होती है, तर्जनी होती है इंडेक्स फिंगर। तो मध्यमा मिडल फिंगर होती है, अंगूठा थंब होता है। तो क्या दिशाओं को संकेत करता है? तो अंगूठे की दिशा बताओगे आप, तर्जनी की दिशा बताओगे, तो हाफ मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, एक धारावाही चालक को, कोई भी धारावाही चालक है जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसको मुक्त अवस्था में लटकाना, मतलब उसको लटका दो एक तरह से। लटकाने पर किस दिशा में स्थिर होगा, मतलब कौन सी दिशा दिखाएगा? एक आधा नंबर इसका। और क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो एक चुंबक की तरह काम करता है, और चुंबक की दिशा हमेशा क्या होती है? नॉर्थ साउथ। तो वो नॉर्थ साउथ दिशा में लटका हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया कि और करके, इसमें भी देखो इंटरनल चॉइस आई हुई है। ये अथवा जहाँ पे आ गया, इसका मतलब या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करना है। तो इसमें पहले वाले में पूछा इनके प्रतीक लिखे, एक विद्युत सेल और बैटरी, तो हाफ नंबर इसका, हाफ नंबर इसका, टोटल 1 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप इन सभी टर्म्स को यूज़ करके एक फार्मूला निकलता है H=VIT या I²RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये, ऊष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा का। ये पूरा लिख दो कि तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो CBSE में इस तरह से चेकिंग है वो पेपरों की होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो बताया है कि धमनी और शिरा में एक अंतर, मतलब एक धमनी की गुण बता दो, एक शिरा का, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें अगर हम बता देंगे तो आपको 1 मार्क है वो असाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करें, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छे से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कौन कौन सी प्रकाश संश्लेषण, मतलब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज बना देंगे और ऑक्सीजन निकलेगी, और इस तरीके से उसको समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे। अगर नीचे वाला करते हो कि रेगिस्तानी पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो रात को लेंगे, क्योंकि स्टोमेटा अगर दिन में खुलता है तो उनका पानी उड़ जाएगा, और उनको जो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रेगिस्तानी पौधों में रात के समय होती है, क्योंकि रात के समय मौसम ठंडा होता है और पानी इतना ज़्यादा वाष्प बन के बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 1 मार्क डायरेक्ट आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बहुत अच्छी बात पूछी हुई है, पोषी स्तर के आरोही क्रम में लिखना है इन सब चारों को। आरोही मतलब बढ़ते हुए, पहले कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। जैसे घास है, ये उत्पादक है, घास को खाएगा खरगोश, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब उसके बाद खरगोश को कौन खाएगा? सांप खाएगा, 3rd नंबर पे, और 4th हो जाएगा बाज। तो पहला पोषी स्तर है, पहला पोषी है घास, दूसरा है खरगोश, तीसरा है सांप, और चौथा है बाज। ये अगर आप आरोही क्रम में लगाओगे तो फुल मार्क्स आपके 1 मार्क है। अगर इसमें कहीं भी मिस होता है तो नंबर कट सकते हैं, हाफ मार्क्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर, बैक्टीरिया और कवक को जैव अपघटक क्यों कहते हैं? मतलब बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जीवों के, उनको अपघटित कर देते हैं और पुनः पौधों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, खाद के तौर पे वो दोबारा से पौधे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। हमारे पाचन तंत्र के एक एंजाइम, पाचन तंत्र में क्या है, जैसे लार होता है, लार में अमाइलेज एंजाइम होता है, या पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, लिवर है, बाइल डक्ट के अंदर बाइल जूसेस होते हैं, कोई भी आप पेप्सिन होता है जैसे स्टमक के अंदर, कोई भी एक एंजाइम का नाम लिख के उसका कार्य बताएंगे तो आधा आधा नंबर, इसमें हाफ नंबर और इसमें हाफ नंबर, तो टोटल 1 मार्क का क्वेश्चन ही हो जाएगा। कोई भी आप एक एंजाइम की बात कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15, 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये स्कोरिंग भी है, लेकिन बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं, इनको बोलते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन, मतलब अभिकथन और कारण है। इसमें एक अभिकथन का मतलब होता है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, अभिकथन को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए सिंबल से, और जो कारण है, मतलब इंग्लिश में अभिकथन को असर्शन बोलते हैं, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, अभिकारण को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें सही चयन करके आपको इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ए असर्शन मतलब अभिकथन, और आर रीजन मतलब कारण, दोनों सत्य हैं, और आर अभिकथन की व्याख्या है या नहीं है, या ए का सत्य है, ये इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, जैसे कभी भी अगर क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें आपको बिकॉज लगाना होता है, क्योंकि जो अभिकथन है उसके बाद आप इसके अंदर क्योंकि लगाओगे तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी क्या इसका कारण यही है। जैसे अभिकथन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, क्योंकि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है, यह प्रतिक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा ए वाला पार्ट, कि जो इसका अभिकथन है और इसका जो रीजन है ये वाला ए वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, ए वाला, कि ए और दोनों सत्य हैं, ये ऊष्माक्षेपी है, इसमें भी ऊष्मा निकल रही है, बिल्कुल सही है। और जो आर है, आर इसमें कौन सा है, ये आर है और ये क्या है, ए है। इसको बार बार ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो आर ये इसकी एग्जैक्ट व्याख्या है, मतलब सही व्याख्या है, तो फर्स्ट वाला आप इसमें करेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया इन्होंने कि अभिकथन क्या है और कारण क्या है। अभिकथन में क्या है बोला, मेंढक ज्यादातर खाद्य श्रृंखलाओं में दूसरे पोषित स्तर पर है, क्योंकि, क्यों है पोषित स्तर पर, यहाँ पे क्योंकि लगाओगे आप, क्योंकि मेंढक ज्यादातर कीड़ों का भोजन करता है और जो पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब पहले पौधे हैं, पौधे को कौन खाएगा, कीड़ा खाएगा, कीड़े को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा। तो ये आप काउंट कर सकते हो कि पोषित स्तर कौन सा है। इसने कहा ये दूसरा पोषित स्तर है ये, लेकिन ये तीसरा है, यहाँ पे पौधा पहला है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है। इसका मतलब कारण तो ठीक है, कारण सही है, लेकिन उसका जो अभिकथन है वो गलत है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे 15वें क्वेश्चन का, कि जो आपका असर्शन है वो असत्य है, अभिकथन असत्य, ये दूसरे नहीं तीसरे पोषित स्तर में आता है। तो आप इसका आंसर ये बताओगे कि असर्शन असत्य है, लेकिन इसका जो रीजन है वो सत्य है, ये वाला आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्योंकि लगा के करने हैं सारे क्वेश्चंस। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला, अभिकथन है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषित स्तर पर मांसाहारी का आधिपत्य है, मतलब मांसाहारी लास्ट स्टेज पे, कुछ मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जैसे कोई भी श्रृंखला आप लोगे तो ये ठीक है, इसमें अभिकथन जो इसका रीजन है इसमें आप क्योंकि लगाओगे सेंटेंस में, उसके बाद इसको पूरा कर लोगे, क्योंकि ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो असर्शन है वो असत्य है, लेकिन आर सत्य है। उसका रीजन ठीक है कि कुछ मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय मतलब पहला उपभोक्ता, पहले उत्पादक होते हैं। जैसे जब भी हम पिरामिड बनाते हैं, ऐसा पिरामिड बनाते हैं तो ये उत्पादक है मैक्सिमम, फिर उपभोक्ता पहला, फिर दूसरा उपभोक्ता, फिर तीसरा उपभोक्ता, ऐसे होता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तो पहला उपभोक्ता, दूसरा। यहाँ पर मांसाहारी हो सकता है क्योंकि ये हिरण है, जैसे ये यहाँ पे शेर है तो शेर हिरण को खाएगा। खाद्य तीसरे पोषित स्तर पर मांसाहारी का आधिपत्य है, लेकिन तीसरा नहीं होता, चौथी होती। मैक्सिमम 4 आपकी खाद्य श्रृंखला में 4 पोषित स्तर तक मैक्सिमम है, वो मांसाहारी ज़्यादा होते हैं, तीसरे स्तर तक नहीं होते, चौथे स्तर तक होते हैं। इसलिए इसका असर्शन असत्य है, लेकिन इसका रीजन क्या है, सत्य है। ये वाला इसका ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th।
70 अभी असर्शंस के क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चन असर्शंस के आएंगे ऐसे। तो स्कोरिंग है, इसको आप आपके जो आपने पढ़ा हुआ है बुक के अंदर उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये 9 चैप्टर से ले लिया इन्होंने कि मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण सिद्धांत युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत है। आप यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, क्योंकि। ये तो आप गांठ बांध लें कि जब भी कभी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन करेंगे तो क्योंकि लगाएंगे कि उसका कारण क्यों है। किसी लक्षण के लिए युग्मक शुद्ध होते हैं, इसका मतलब दोनों ही सत्य हैं और आर वाला सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि युग्मक की शुद्धता के आधार पर ही मेंडल ने पृथक्करण सिद्धांत है वो दिया था, सेग्रीगेशन का मेथड दिया था। तो ये इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा आपका 17वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आपको 17 क्वेश्चन में 5 प्रश्न दिए गए होंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर है वो करने हैं, और 5 प्रश्न में 4 उत्तर जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। पहले ये पढ़ना है आपको पूरा पैराग्राफ, उसके आधार पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस चैप्टर में ये पढ़ा था और उसको कैसे लिंक करूँ। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे आपको। जैसे पढ़ते हैं कि पोषण की प्रक्रिया के दौरान ली गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में विभिन्न जीवन की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्रदान, विविध जीव इसे अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते हैं। कुछ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज को पूर्ण रूप से विघटित कर देते हैं, तो कुछ अन्य मार्गों का उपयोग करते हैं जिनमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने वाले 2 तरीके बताइए। 2 तरीके हैं, एक है वायवीय शोषण और एक है अवायवीय। देखो यहाँ पर एक वायवीय का मतलब ऑक्सीजन का उपयोग, और अवायवीय में जहाँ पे ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, लेकिन ग्लूकोज का विघटन तो दोनों के अंदर ही होता है, ऑक्सीकरण तो दोनों में ही होगा। तो 2 इसमें प्रोसेस हो जाएंगे तरीके, एक वायवीय शोषण और एक अवायवीय शोषण। तो ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो 17 का बी पार्ट है, उसने पूछा अवायवीय शोषण में देखी जाने वाली विशिष्ट प्रक्रिया क्या है, क्या चीज़ नहीं होती इसमें। तो इसमें आपको ये इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को। आपको 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, तो इनमें से आपको चूज़ करना है, ये आपके आंसर्स हैं कि कौन सी चीज़ नहीं है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ऊर्जा भी निकलती है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, तो इसमें से B C D वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में थकान होती है, किसके कारण थकान होती है। जैसे ही मांसपेशियों का नाम आता है, जब हम कहते हैं ना ऐंठन पड़ जाती है, जैसे आप कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको प्रॉपर है वायु नहीं मिल पाती, और वायु नहीं मिलेगी तो ऐंठन आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको हम अवायवीय शोषण भी कह सकते हैं कि अवायवीय शोषण के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो यहाँ पे अवायवीय शोषण आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट कहाँ होता है। हमेशा आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है वायवीय अवायवीय शोषण का, तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल्स है, वहीं पर विघटन होगा ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का पायरुवेट में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि मनुष्य में 5वां क्वेश्चन आ गया। अब 4 करने आपको लगता है कि इनमें से एक गलत हो सकता है, तो 5वां भी आप ट्राई कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन 4 वही करने की कोशिश करो जो आपसे अच्छे आते हैं, क्योंकि टाइम भी हमें सेव करना है। मनुष्य में जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए शरीर को जब दिल और फेफड़े पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो वे आराम से सांस लेते हैं ताकि ग्लूकोज को विघटित किया जाए। ऐसा होता है किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है वायु की अनुपस्थिति में। यहाँ पर ये हिंट दे दिया कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है पूरी पर्याप्त मात्रा में, इसका मतलब बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से 18वां क्वेश्चन के अंदर भी 5 क्वेश्चन है। अगर आपके 17, 18, 19, 20 ये बहुत ही स्कोरिंग है। हर एक 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपके 4 ऑप्शंस हैं और पैराग्राफ बेस्ड है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश में करते हो, गद्यांश पद्यांश पढ़कर आंसर्स देते हो, ऐसे ही साइंस में एक स्कोरिंग ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो और आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में ही बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। 32 नंबर का आपका ये 20 क्वेश्चंस हैं, तो 32 में से आपके पासिंग मार्क्स अगर सारे आते हैं तो यहीं से आपके अच्छे स्कोर है काउंट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये है इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी 5 ऑप्शंस हैं, इसको पढ़ के हमें बताना है। अब बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें। जैसे संयोजकता क्या होती है,
किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। और परमाणु आकार किससे निर्धारित होता है? त्रिज्या से, जो कि आकार है नाभिक के केंद्र, और जो बाहरी जो कक्ष होता है पृथक परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष के बीच की दूरी होती है। जैसे ये परमाणु है, परमाणु के अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक के ये पहला कक्ष है के, तो केंद्रक और कक्ष के बीच की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। और जितना कक्ष बढ़ते जाएंगे किसी तत्व में, उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि बताइए कि परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम और परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है। तो संयोजकता क्या होती है, पहले आप मैग्नीशियम का लिखो, परमाणु संख्या होती है इसकी 12, एक तरफ सल्फर है, इसकी परमाणु संख्या है 16। तो हमें बोर मॉडल के हिसाब से इसको KLMN शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 8 2 10 और 2 12। तो मैग्नीशियम का हो गया 2 8 6, 16 सल्फर हो गया। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये धातु है, ये अधातु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, 6 देने की बजाय ये 2 लेना पसंद करेगा। तो हमें बाहरी कक्ष में या तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खो दे या उसमें से कुछ ले ले। तो यहाँ पर दोनों की संयोजकता 2 है। संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता, ताकि वो कोई भी यौगिक बना सके, उसको परमाणु संयोजकता कहते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छे से इसमें बता रखा है, किसी आवर्त के तत्व उसकी परमाणु संख्या दी गई है। ये एक ही आवर्त है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तत्वों की संयोजकता ज्ञात कीजिए। तत्वों की संयोजकता किससे पता चलती है? परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पैराग्राफ में भी दे रखा है ऊपर, इससे आप पता लगा सकते हो। इसके बाद किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है। समूह का मतलब क्या होता है कि बाहरी कक्ष में, जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बाहरी कक्ष में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 8 1, वो समूह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही समूह जाहिर करती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो वो एक फर्स्ट ग्रुप के अंदर है सारे के सारे। तो यहाँ पे संयोजकता क्या होगी? समान रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होगी सभी के अंदर। इसमें भी 2 8 8 1, इस तरीके से एक नंबर पूरा आ जाएगा। इसमें आपको बहुत स्मार्टली इन क्वेश्चंस को करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। उसके बाद ये आता है, दूसरे आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दे रखी है। आपको इन त्रिज्याओं को बहुत आसानी, ये तत्व हैं, ये त्रिज्या है, तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। एक होता है वर्ड आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले बड़ा, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, घटते हुए क्रम में अवरोही का मतलब होता है। तो सबसे पहले इन शब्दों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आरोही है मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो, बढ़ते हुए मतलब सबसे कम त्रिज्या किसकी है? सबसे कम ऑक्सीजन की 66 है, तो ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन और कहीं भी है, यहाँ भी है, दोनों को चेक करेंगे हम साथ साथ। उसके बाद इससे ज़्यादा किसकी है? कार्बन की है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये 2 ही हमारे सिमिलर आते जा रहे हैं। तीसरा है 88 बोरोन, यहाँ बोरोन है या बेरिलियम है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम ठीक है। उसके बाद है लिथियम 152, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन की है। ये जो ग्रेटर साइन है ये बता रहा है ऑक्सीजन छोटा है कार्बन से, कार्बन छोटा है बोरोन से, बोरोन छोटा है बेरिलियम से, बेरिलियम छोटा है लिथियम से। मतलब लिथियम की त्रिज्या सबसे बड़ी है। ये आरोही क्रम में आप ऑप्शन है वो दे सकते हैं। उसके बाद इसका 5वां है क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्राफ में प्रदर्शित करें, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है नहीं। यहाँ इस ग्राफ को ध्यान से देखें, इसी में आंसर छुपा हुआ है। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक ही आवर्त के हैं, ये आवर्त है। और आवर्त में हमेशा त्रिज्या क्या होती है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटती है। तो यहाँ आप बताओगे बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटेगी, तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। आपको ग्राफ ऐसे ही नहीं दे रखा है, इसको ग्राफ को देखना है। और ये ग्राफ यहाँ पे शो भी कर रहा है कि त्रिज्या क्या हो रही है? घट रही है। तो ऊपर से नीचे मतलब परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती है समूह के अंदर, लेकिन आवर्त में हमेशा घटती है। अगर ये समूह के एलिमेंट होते तो आप बताते कि त्रिज्या बढ़ रही है और उसमें ग्राफ में भी दिखाई देता। दोनों को लिंक करना आपको, इसको भी लिंक करके आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एक लेंस में पूरा आपको दे दिया, बहुत ध्यान से इसको पैराग्राफ को पढ़ना है, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे आप लोग। तो ध्यान से पढ़ने के लिए ग्राफ भी देखना है, ये भी देखना है। दो प्रकार के लेंस होता है, पहला आई पीस जो आँख की ओर होता है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। दोनों ग्लास की तरह कार्य करते हैं और इनके प्रतिबिंब आवर्धित मतलब बड़े होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस उत्तल लेंस है जिनकी फोकस दूरी कम और आवर्धन ज़्यादा है। आई पीस भी एक अधिक फोकस दूरी का लेंस है, उत्तल लेंस है, मतलब आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही उत्तल लेंस से बने हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, उसमें वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ये देखो यहाँ पर रे आई और यहाँ आकर ये जो बना प्रतिबिंब, ये वास्तविक है, उल्टा और अवास्तविक। मैंने पहले भी बताया वास्तविक होगा तो उल्टा साथ में होगा, और बड़ा इसलिए है क्योंकि वो परावर्तित होकर वापस आ रहा है और उसका साइज़ बड़ा है। वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, और जो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब यहाँ इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का कार्य करता है, और एक आवर्धक ग्लास की तरह भी कार्य करेगा ये। और ये जैसे आवर्धक की बात करेगा तो यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा दिखाई देगा। तो ये इसकी बातें आई यहाँ पर इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ के बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर बोलने हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है? अभी अभी हमने देखा कि दोनों ही उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे 19th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट ठीक होगा। उसके बाद इससे बोला ऑब्जेक्टिव लेंस है, कम फोकस दूरी और अधिक क्षमता है उसकी, तो 19th का ये वाला होगा। उसी में पैराग्राफ में बहुत अच्छे से दे रखा है, वहीं से निकालना है। उसके बाद थर्ड इसने क्वेश्चन में पूछा ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, उल्टा था, कैसा था? वो भी ऊपर आपने पढ़ा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, फर्स्ट ए ऑप्शन। आभासी के साथ सीधा आएगा, वास्तविक के साथ उल्टा, बड़ा, लेकिन उसमें पैराग्राफ में पढ़ोगे तो आपको ये वाला आंसर आपका ठीक है। आई पीस के लिए जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनी थी वो I1 वस्तु का कार्य करेगा, तो प्रतिबिंब ए फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसका लास्ट फिफ्थ को, आई पीस एक आवर्धक ग्लास की तरह कार्य करता है, इसलिए वस्तु का जो बिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? इसमें ऑप्शन क्या आएगा? उसने कहा था कि आई पीस का जो बिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा और बड़ा होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा, आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 भी सेम बिल्कुल एज इट इज़। आपको थोड़ा सा, आप जब चैप्टर पढ़ रखा होगा तो उससे लिंक कर सकते हो, थोड़ा पैराग्राफ में से आपको आइडिया मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो जाती है तो यहाँ पे स्कोर आपके काफ़ी लूज है, वो कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट है, इसने देखो पैराग्राफ पढ़ो पहले। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा, मतलब सदिश राशि हुई, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अंदर दिक्सूची मतलब कंपास जो निडल होती है, उसका उत्तर ध्रुव क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ये नॉर्थ पोल होता है और ये नॉर्थ यहाँ नहीं है। इसका अगर हम डायरेक्शंस देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो इसकी परिपाटी में जहाँ से बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ जाती है हमेशा बार मैग्नेट में, ये बाहर की तरफ जा रही है नॉर्थ टू साउथ, अंदर आती है साउथ टू नॉर्थ। इस परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पे विलीन हो जाती है, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है ऐसे। और चुंबक के भीतर जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्त के आकार में होती हैं, मतलब सर्कुलर शेप में आ जाती हैं ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जिस चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर जहाँ पे चुंबकीय बल कार्यरत है, बिल्कुल ठीक है। चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय बल है, बिल्कुल ठीक है ये भी। चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जहाँ तक इसका खिंचाव पूरे दूसरे चुंबक द्वारा महसूस होता है, बिल्कुल। अगर दो चुंबक लेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी ठीक है, सारे ठीक है इसके अंदर ऑप्शंस। उसके बाद 20 का सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? इसका अर्थ क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु पर, माना कि यहाँ ये जो मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। जहाँ पर कट करती है, माना ओ बिंदु पे कट करती हैं, तो यहाँ पे जब आप कंपास निडल रखोगे, जहाँ पर प्रतिच्छेद पर कंपास रखोगे तो कंपास तो एक ही दिशा दिखाएगा, या तो ये दिखाएगा या ये वाली दिखाएगा। इसलिए दिक् सूची कभी भी दो दिशाओं को इंगित या उसको इंडिकेट नहीं करता, इसलिए वो असंभव है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं अपेक्षित प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं, इनमें से कौन सा है? तीनों पढ़ के इनमें से आंसर बताना है कि कौन सा है आपका।
तो पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने इसके। चुंबक क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता को प्रदर्शित करती है उसके निकटता की कोटि या दूर की कोटि या लंबवत प्रति क्षेत्रफल में क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है। जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, जितनी निकटता होगी उतना ज़्यादा प्रबल होगा। तो ए और सी इसमें ठीक है, दोनों के दोनों। तो 20 का आपका ए और सी, डी वाला ऑप्शन आप ठीक होगा। दूर होगा तो उसमें प्रबलता नहीं होगी। तीसरा इसके अंदर पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल है कहाँ पर होता है। हमेशा चुंबक की जब भी कोई क्वेश्चन आता है वो नॉर्थ और साउथ पे ध्यान स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी आप यहाँ पर आयरन फिलिंग्स डालोगे तो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपकती हैं ज़्यादा नॉर्थ और साउथ पे, सेंटर में नहीं आएंगी क्योंकि सेंटर में प्रबलता नहीं होती, तो दोनों ध्रुवों पे होती है। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चुंबक के भीतर, नेक्स्ट इसमें बताया कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके डैश होती हैं। चुंबक के भीतर रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। उत्तर से दक्षिण नहीं होती, चुंबक के चारों ओर नहीं होती, सारे ठीक नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो आज हमें डिस्कस किए, और आप मैक्सिमम स्कोर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कर सकते हो। अभिकथन और जो आपका रीज़न था, उसका कारण था, उसमें बिकॉज लगाना ना भूलें। और 17वां, 18वां, 19वां, 20वां क्वेश्चन में 16 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं, तो चारों क्वेश्चंस को पैराग्राफ पढ़ के अगर अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत सारा ज़्यादा स्कोरिंग है। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको गुड मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में हम BCD तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।